हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग प्लैनेट स्टार्ट किए थे, सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था, है ना। उसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया था। ठीक है, आप लोगों को शायद पता चल गया होगा जब आप लोग उसको पढ़े होंगे तो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से एक बार देखता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, को मिस्टेक था एस्केप वेलोसिटी का। क्वेश्चन क्या था, मैंने बताया था कि अर्थ सरफेस से, है ना, अर्थ सरफेस से एम मास को हमने के वी ई से प्रोजेक्ट किया था, है ना, जहाँ पे के का वेलोसिटी क्या था, लेस देन 1, और ठीक है, और वी क्या है, स्केप वेलोसिटी, है ना। ये मैंने क्वेश्चन बताया था। तो इसमें हमने क्या लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था कितना हाइट तक रीच करेगा फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अर्थ से। आपको क्या निकालना था, इसमें आर निकालना था। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे मास पहुँच गया यहाँ पे, और अर्थ के सरफेस से कितना था, यहाँ पे एस था। आपको यहाँ पे क्या वैल्यू निकालना है, आर निकालना है था, सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना हाइट ये रीच करेगा, जहाँ पे के लेस देन 1। के लेस देन 1 का मैंने क्या होता था, अगर के ग्रेटर देन 1 होगा तो इसके वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये एच हाइट को गेन करेगा नहीं, वो कहीं स्पेस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, के लेस देन 1 है, तो मतलब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इसके वेलोसिटी छोटा होगा, तो किसी न किसी हाइट पे जाएगा ये। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन मिस्टेक था। आई थिंक आप लोग पहले करेक्ट कर लिए होगे। उसमें मैंने ऑप्शन लिखाया था, उसमें ऑप्शन मैंने सही लिखाया था, बाद में मैंने उसको बोला था कि जो कैलकुलेशन आया था उसमें मैंने बोला था उसको करेक्ट कर लेगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन सही था। ठीक है, बस हमने जो कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, क्या करना था इसमें, अप्लाई, ये क्या था, ए बी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड बी। ये जो क्वेश्चन था लेक्चर नंबर 13 का है ना। लेक्चर नंबर 13 मैंने इसके वेलोसिटी के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया था। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, लेक्चर नंबर 13, और डेट था 22 का डेट था लेक्चर नंबर 13, है ना। अप्लाई कंजर्वेशन एनर्जी एट ए एंड बी। तो आपको पता है यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, गेन इन पी इक्वल टू लॉस इन के, है ना। तो गेन इन पी क्या होता है, एट पर्टिकुलर एच हाइट के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया था हमने, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। फिर यहाँ पे कितना था, हाफ लॉस इन के, इनिशियल माइनस है, इनिशियल कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह के वी स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनली एच हाइट गेन कर रहा है तो कितना होगा, 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो हाफ एम के वी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ही मैंने मिस्टेक कर दिया था। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना होगा, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच की जगह हम लिख लेते हैं। ठीक है, एच क्या होगा, एच का फॉर्म क्या होगा, आर माइनस आर होगा, आर माइनस आर लिख लेते हैं यहाँ पे, आर माइनस आर बाय 1 प्लस आर माइनस आर बाय आर इक्वल टू हाफ एम के स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी क्या, तो √2gr, क्योंकि स्पेशली अर्थ के लिए तो √2gr लगा सकते हैं, है ना। तो √2gr, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2gr, √2gr के स्क्वायर के 2gr। देखिए ये टू कैंसिल आउट हो गया, है ना। हमने यहाँ पे यही मिस्टेक किया था, सिर्फ यहाँ पे मास और मास को उसमें कट कर दिया था, ये 2 को यहाँ पे रहने दिया था, बाद में फिर इसको रब करके जो मैंने यहाँ पे लिखा था तो वहाँ पर ये हाफ लिखना छूट गया था। ठीक है, इससे अच्छा है कि मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे 2 सब कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, जी, देखिए ये जी और ये जी कैंसिल आउट, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा वहाँ पे, आर माइनस आर बाई, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, आर प्लस आर माइनस आर, तो ये आर कैंसिल आउट, मतलब आर बाय आर, है ना, आर बाय आर बचेगा, तो ये आर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बचेगा। फिर उधर क्या आ जाएगा मेरा, के स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये आर कैंसिल आउट, तो यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा मेरा, 1 माइनस आर बाय आर इक्वल टू के स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा मेरा इधर, आर माइनस आर इक्वल टू के स्क्वायर आर। फिर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आर निकालना है आपको, आर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस
के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। जो लास्ट क्वेश्चन में था यहाँ पे 2k आ गया था, है ना। तो यही यहाँ पे करेक्ट करना था आपको। और इसका शायद आई थिंक ऑप्शन जो हमने लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसका आंसर शायद बी ऑप्शन आएगा, आर बाय 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है ना। अगेन आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। और नहीं तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा, तो आप लोगों में से बहुतों ने इसको पहले ही चेक कर लिया होगा, करेक्ट कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे प्लाइंट के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लैनेट, सैटेलाइट, प्लैनेट इन सैटेलाइट में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, प्लैनेट पढ़ रहे थे। प्लैनेट में हम क्या पढ़ रहे थे, इसके लॉज पढ़ रहे थे, केपलर्स का लॉ, है ना। केपलर ने अपनी पूरी लाइफ में इन 3 लॉ पे काम किया था, केपलर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। एक्चुअली ये क्या था, प्लैनेट से रिलेटेड लॉ था, ठीक है ना। प्लैनेट का मतलब प्लैनेट का क्या बिहेवियर है, बट बेसिकली ये जो लॉज था, है ना, ये लॉ था क्या था, ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पे था, है ना। ये कोई अकॉर्डिंग टू थियरी नहीं था, है ना, ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हाँ, आपको जो फील हो आपने उसको अकॉर्डिंग लॉ बना दिया, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि जो अपना अर्थ है, यूनिवर्स है, बहुत इसमें जितनी भी चीज़ें सब कुछ क्या है, एक एजम्पशंस है ना। इसका कोई सॉलिड प्रूफ कहीं मिला नहीं है ना। अभी हाल फिलहाल तो मतलब कुछ साल पहले की बात है, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, ग्रेविटेशन रेडिएशन के बारे में पता चला है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ पता चलना बाकी है। तो इसमें जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना सारे, इनफैक्ट जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जो अर्थ, प्लैनेट, यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो मोस्टली क्या है, सारे एक एजम्पशंस है ना। इसका सॉलिड प्रूफ बहुत कम मिला हुआ है ना। अभी बहुत कुछ इसमें सीखना है। जिस प्रकार से अभी हम लोग 9 प्लैनेट के बारे में ही जानते हैं, है ना। और भी बहुत सारे प्लैनेट है, डॉर्फ वार्फ, कुछ छोटे मोटे प्लैनेट और भी आए, ठीक है। बट जो जिसका एक तरीका से जो नासा को जो प्रूफ मिला है, सॉलिड प्रूफ, वो 9 प्लैनेट के बारे में मिला है ना। इस पर ऐसे देखा जाए तो बहुत मतलब इन्फिनाइट, मेरे अकॉर्डिंग कितने प्लैनेट हो सकते हैं, इन्फिनाइट, क्योंकि अपना जो मिल्की वे है बहुत बड़ा है। समझ में आया क्या, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ जानना है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स के बारे में, प्लैनेट के बारे में, है ना। इनफैक्ट हम लोग अर्थ को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ का शेप एंड साइज के बारे में एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है कैसा है, क्या है। हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, क्या है इसका, एक स्फेरिकल है, या तो कोई बोलता है हाँ स्फेरिकल है, क्या ऑब्लेट टाइप का। लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं क्या मान के करते हैं, सॉलिड स्फेयर मान के करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग मतलब नियर अबाउट हम इसके कंक्लूजन के पहुंच जाते हैं, बट बल्कि एग्जैक्ट कंक्लूजन हम नहीं मतलब इसके बारे में एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं हम लोग निकाल पाते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। तो हम लोग प्लैनेट में पढ़ रहे थे, जो फर्स्ट इसका केपलर का जो फर्स्ट लॉ था, उसको हम एम्पिरिकल लॉ बोलते हैं। एम्पिरिकल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब किस पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे होता है। इसका कोई ये एक थियरी नहीं है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इट इज़ नॉट ए थियरी, इट इज़ ए ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ हमने बताया था लॉज ऑफ ऑर्बिट, है ना। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉज ऑफ ऑर्बिट। तो उसमें मैंने क्या बताया था, तो जो प्लैनेट होता है ना, वो सन के अबाउट रिवॉल्व करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, है ना, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो कुछ वेलोसिटी होता है तो वो सब हम निकालते हैं। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो जो ऑर्बिट होता है कैसा होता है इसका, इलेप्टिकल होता है। इसमें हम लोग उसके फोकस पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सन कंसिडर एज ए फोकस करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरी एंड प्लूटो को छोड़ के जितने भी प्लैनेट है, ठीक है, सोलर सिस्टम में, इसका जो ऑलमोस्ट जो इसका ऑर्बिटल होता है सर्कुलर एज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट इसका क्या होता है, सर्कुलर होता है। बट इन रियलिटी ये हम सारे प्लैनेट की बात कर रहे हैं, जिसमें मर्क्यूरी भी आता है, प्लूटो आता है, सब आता है, इसलिए हम इसका क्या मानते हैं, इलिप्टिकल मानते हैं, जो हमारी ये रियलिटी होता है, ठीक है ना। बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, जैसे अर्थ, हम लोग अर्थ पे हैं तो अर्थ पे बेसिक हम लोग इस पे कंसिडर करते हैं, तो इसको हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट हम लोगों ने पढ़ लिया था, इलिप्टिकल पढ़ा था, उसमें एपीजी पेरिजी सब पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड केपलर सेकेंड लॉ, ये क्या था, लॉज ऑफ एरिया, है ना, लॉज ऑफ एरिया।
ठीक है। सेकेंड केपलस लॉ क्या था, केपलस सेकेंड लॉ क्या था अपना, लॉज ऑफ एरिया। तो इसमें क्या बोला गया था लॉज ऑफ एरिया के बारे में, देखिए इसका पहले डायग्राम बनाता हूं मैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको ऐसे यहां पर आपको इलिप्स बनाना है, ठीक है। ये मेरा क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस, ये क्या है माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस है ना। तो देखिए ये फोकस है ना, यहाँ पे दो एक फोकस है, इसको हम लोग क्या मानते हैं माइनस AE0, इसका कोऑर्डिनेट इसका कितना होता है AE0, जहाँ पे E क्या है इसेंट्रिसिटी, दो फोकस है ना, इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, इसको सन को मान लेते हैं इस वाले फोकस पे, है ना। अब देखिए अब ये सन इस टाइप को, इस सन को हम लोग यहाँ फोकस में मान लें, ठीक है। तो ये सन एक अपना खुद का एक क्या है, ये एक स्टार है ना। और ये यहाँ पे प्लैनेट क्या हो रहा है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, कोई सा प्लैनेट हो सकता है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि जो इसका जो रेडियस है वो कितना है, ये r है, यहाँ से जो ये रेडियस है कितना है स्मॉल r, और ये जो है कितना है यहाँ पे h, समझ में आया क्या, ये कितना है यहाँ से h है। तो देखिए ये मेरा कौन सा, ये मैंने इस वाले वर्टेक्स को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी, इसको क्या बोलते हैं एपोजी, है ना। तो पेरिजी, तो मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने कहाँ से कनेक्ट किया, सन के सेंटर से कनेक्ट किया। तो यहाँ से ठीक है, ये पॉइंट मान लेता हूँ AB, पहले प्लैनेट कहाँ पे था A पे, ठीक है, और कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद कहाँ पहुँच जाता है B पे, जिसमें क्या है सन एज ए फोकस, ये कैमरा सेंटर है, सन जो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट ये कैमरा एक सेंटर है, और ये क्या इस फोकस पे है, ठीक है ना। कितना एंगल है ये d थीटा, इसको एंगल मान लेते हैं हम लोग कितना d थीटा मान लेते हैं, और कितने एंगल पे ये रोटेट हुआ था थीटा एंगल पे d थीटा, समझ में आ गया क्या, ठीक है। मान लो यहाँ पे A से B ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, सन एज ए सेंटर, हम सन को हम लोग फोकस मान लिए, सेंटर इसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, कोई प्लैनेट सन के अबाउट, क्योंकि सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो A से B जाएगा, है ना। तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ ये, और इधर जो ये मूव करेगा ये मेरा क्या होगा, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, इसको मैं मान लेता हूँ V1, इसको क्या मानता हूँ मैं V1। अगेन ये कहाँ पे आना है, यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं मानता हूँ C and D, ये ऐसे जाता है, ठीक। अब ये प्लैनेट पहले A से B था, N C to D था। तो देखिए जो ये एरिया जो स्वैप करेगा, तो ये देखिए ये जो एरिया स्वैप कर रहा है, ये जो एरिया स्वैप कर रहा है, देखिए मैंने सेम कलर से एरिया स्वैप करा है, ठीक है। इट मीन्स इसने सेम एरिया स्वैप किया, ठीक है, सेम एरिया स्वैप किया एंड इक्वल टाइम इंटरवल में, जितना टाइम यहाँ से यहाँ, सेम टाइम ये यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम और यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम, दोनों का टाइम क्या है सेम है, सेम टाइम इंटरवल में इसने सेम एरिया स्वैप किया, ठीक है। कोई भी प्लैनेट किसके रिस्पेक्ट में, सन के सेंटर के रिस्पेक्ट में, समझ में आया क्या, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इधर जो वेलोसिटी, उधर मैंने क्या माना वेलोसिटी, इधर मैंने क्या माना V1, इधर मैं क्या मान लेता हूँ इसको V2 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये एंगल कितना ले लेता हूँ मैं यहाँ पे d थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पे कितना हो जाएगा ये d थीटा, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। ये मैं मान लेता हूँ ये स्मॉल r है ना, स्मॉल r रेडियस ले लेता हूँ ये वाला इधर का, कोई दिक्कत। या तो मैं ये मान लेता हूँ इधर R1 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट होएगा, और ये अप्रोक्सीमेट हम कितना ले लेते हैं यहाँ पे ये R2 ले लेता हूँ यहाँ से, समझ में आया क्या। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया क्या करता है, इफ़ अ नेचुरल बॉडी है ना, इफ़ अ नेचुरल बॉडी या नेचुरल मासिव बॉडी है ना, रिवॉल्व अराउंड अ सन, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड अ सन, ठीक है, वो कहाँ से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सन से, एंड इट स्वेप
इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। ये क्या करता है, इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल ये स्वैप करता है, समझ में आया। तो ठीक है, तो ये इसका लॉ है। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख लो आप, अकॉर्डिंग टू nature of planet, according to nature of planet connect with a sun। ये कहाँ पे है, एट फोकस पे, कनेक्ट विथ अ सन, अकॉर्डिंग टू इट अ नेचुरल प्लैनेट कनेक्ट विथ अ सन and it swaps ये स्वैप करता है इक्वल एरिया एंड इट स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ये क्या होता है, इट स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, कहाँ से, सन के रिस्पेक्ट में, इन इक्वल टाइम, दैट इज, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद लिखे यहां पे दैट इज एरियल velocity is constant। इसका मतलब क्या, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया क्या, मैंने क्या किया, सन को फोकस मारा, प्लैनेट एक ए से बी, यहाँ से v1 है इसका वेलोसिटी इस रीजन में, फिर इस रीजन में कितना v2 है। ये इक्वल एरिया स्वैप कर रहा है, मतलब ये एरिया मान लीजिए ए है, तो ये भी कितना होगा, एरिया ए होगा, इक्वल एरिया स्वैप करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। यही इसका लॉज ऑफ एरिया था, ठीक है। ये इन्होंने कैप्लस ने ये ऑब्जर्व किया, है ना, ये कोई थ्योरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वेशन वी विल हियर स्टडी। ओके, समझ में आया क्या। तो देखिए अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है। अब ये जो एरियल वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt, है ना। उसी प्रकार से जो हम लोग एरियल वेलोसिटी लिखेंगे, है ना, तो एरियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, एरियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो एरियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या हो गया, एरिया अपॉन टाइम, ये क्या होगा मेरा एरिया, इसको मैं dA लिख लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, dA अपॉन कितने टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में, ठीक है। कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है, dt लग रहा है, यहाँ भी कितना टाइम लग रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल है, dt है, तो dA अपॉन dt, ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये क्या है मेरा, कांस्टेंट है। समझ में आए, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट है। अभी मैं प्रूव करता हूँ, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं प्रूव करता हूँ इसको, dA अपॉन dt। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ करने की जरूरत, ठीक है। तो चलिए dA अपॉन dt यहाँ से निकालते हैं। dA अपॉन dt, ठीक है। मान लीजिए किसी एक सेक्शन के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो मेरा डी थीटा का सेक्टर है,
ये एरिया ऑफ द सेक्टर इसको मान लेते हैं, है ना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना है ये, इसने डी थीटा 1 किया और इसके लिए क्या ले लेता हूँ डी थीटा 2, ये डी थीटा 2 और डी थीटा यहाँ पे 1, इतना एरिया यहाँ, इतना यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, तो इसीलिए इसका सेक्टर, ये एक सेक्टर बन गया ना, इसका एक एरिया आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे डी ए हाफ, किसी एक के लिए ले लेते हैं हम, R1 के लिए ले लेते हैं, क्या होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आर कितना है R1 स्क्वायर, थीटा कितना है डी थीटा 1, हाफ R1 स्क्वायर डी थीटा 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा डी टी, क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या है दोनों केस में कांस्टेंट, टाइम यहाँ क्या है सेम है, टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है सेम है, तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा हाफ R1 स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग ओमेगा, समझ में आए क्या। क्योंकि यहाँ पे अर्थ को सेंटर मान के ये क्या हो रहा है, प्लैनेट यहाँ पे इसके रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इन जनरली हम लोग ओमेगा क्या लेंगे कांस्टेंट लेंगे, इसके लिए इन जनरली ओमेगा क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, समझ में आए क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हाफ R1 स्क्वायर ओमेगा अपॉन डी टी, तो हो गया यहाँ से डी ए अपॉन डी टी कितना आ गया, डी ए अपॉन डी टी आ गया हाफ R1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए R1 क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा क्या होगा कांस्टेंट होगा, इट मीन्स ओमेगा R1 ये वाला पूरा पोर्शन क्या आ रहा है मेरा कांस्टेंट आ रहा है, तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ से कांस्टेंट आ गया, ये समझ में आया क्या, ये क्या आ गया एट ए इंस्टेंट हम लोग निकालते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है ये कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या देखते हैं, जिसे आपको पता चला यहाँ क्या है हाफ R1 स्क्वायर ओमेगा, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं इसको हाफ भी कांस्टेंट होगा, हाफ भी छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ओमेगा R1 स्क्वायर, ये भी क्या है मेरा कांस्टेंट, ये भी क्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मान लो यहाँ पे कोई प्लैनेट है ना, कोई प्लैनेट है, ये यहाँ से यहाँ गया, इसका मास मान लीजिए कितना है यहाँ पे m है, तो यही प्लैनेट तो यहाँ पर भी आया ना, तो यहाँ पर भी इसका मास कितना होगा m होगा, यानी जो प्लैनेट का मास है वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, है ना, जो प्लैनेट का मास वो क्या होगा कंजर्व, वो कभी चेंज होगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मान लो ओमेगा R1 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, देन m ओमेगा R1 स्क्वायर ऑल्सो क्या होगा ये कांस्टेंट, ऑल्सो क्या होगा ये कांस्टेंट, समझ में आया क्या। ओमेगा R1 स्क्वायर कांस्टेंट है तो m ओमेगा, क्योंकि m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत, तो ठीक है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, यहाँ देख m R1 स्क्वायर है ना, तो देखिए m R1 स्क्वायर ओमेगा ये क्या है मेरा कांस्टेंट, तो देखिए इस वाले को हम लोग R1 क्या है, R1 कहाँ से डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ किसका सन को हमने क्या माना था यहाँ पे एक्सिस, इस सेंटर का अबाउट रोटेट कर रहा था, तो इस वाले पॉइंट को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी मास कितना, इसका मोमेंट ऑफ कितना हो जाएगा m R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे m R1 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया I बन गया, ये क्या बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, तो ये बन गया I, ये बन गया ओमेगा, तो I ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट, I ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट, समझ में आया क्या, I ओमेगा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो इट मीन्स जो मेरा I ओमेगा है वो किसके बराबर होता है J के बराबर, J जहां पे क्या है मेरा ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और ये क्या है मेरा कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है मेरा कांस्टेंट, तो I ओमेगा इक्वल टू J इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से एक और रिजल्ट आया, ठीक है, कि लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, उसमें क्या होता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है, तो ठीक है। यहाँ पे लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहूँगा, क्या लिखोगे कि
एरियल वेलोसिटी कंजर्व होता है ना, डेट इज इसमें लॉ ऑफ एरिया में क्या होता है, एरियल वेलोसिटी कंजर्व। तुम यहाँ पे लिखो एरियल वेलोसिटी इज कंजर्व कॉन्सिक्वेंस, एरियल वेलोसिटी इज कंजर्व, ठीक है, consequence of angular momentum क्या होगा, ये कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा मेरा, कांस्टेंट। इट मीन्स एरिया वेलोसिटी कंजर्व होता है किसके कारण से, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट और कंजर्व रहता है। समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो जो एरियल वेलोसिटी का कंजर्व होने का क्या पर्पस, क्या रीजन है, उसका रीजन है क्योंकि इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसका कंजर्व होता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसका एंगुलर जो एरियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, मेरा कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरियल वेलोसिटी मतलब समझ में आया, एरियल वेलोसिटी मतलब कितना एरिया कितना टाइम में स्वैप करता है, तो d/dt एरियल वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे v1 एंड v2, इसका एरियल वेलोसिटी कंजर्व होता है क्या, टेंजेंशियल वेलोसिटी कंजर्व होता है क्या, नहीं। तो इसमें लिखिए नेक्स्ट, टेंजेंशियल और ऑर्बिटल वेलोसिटी is not tangential और orbital velocity changes, ठीक है, along the ऑर्बिट, ठीक है ना। कौन सा ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये मैं इसलिए लिखूँ, इसके बाद में जब इस पे एक और कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा कि किसके लिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए क्या होता है, ये चेंज होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे टाइम सेम है, एरिया सेम, टाइम सेम है, एरियल वेलोसिटी सेम है, एरिया स्वैप भी वो भी क्या है, सेम है। तो बताइए अगर टाइम सेम है और मतलब सेम टाइम में यहाँ से आ रहा है, सेम टाइम में यहाँ से आ रहा है, तो देखिए ये लेंथ और ये लेंथ क्या है यहाँ पे ज़्यादा, ये लेंथ क्या है, कम है। तो वेलोसिटी कहाँ का ज़्यादा होगा, जहाँ पे ये आर्क लेंथ क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा यानी v2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, v1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dt क्या है, सेम है, dA भी क्या है, सेम है, इसलिए क्या होगा, v2 ग्रेटर देन v1। तो देखिए इसमें टेंजेंशियल ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट एरियल वेलोसिटी क्या है, जो एरिया स्वैप कर रहा है सन को फोकस, सन के सेंटर से कनेक्ट होकर जो एरिया प्लांट जो कनेक्ट हो, जो एरिया स्वैप कर रहा है वो क्या है, सेम, एरियल वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। बट जो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ गया क्या, ठीक है। जो टेंजेंट के वेलोसिटी होता है उसको टेंजेंटल और ऑर्बिटल, जो एरिया स्वैप करने के एरिया जिसमें स्वैप करते हैं, ठीक है, एरिया स्वैप करने में यानी कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एरिया स्वैप करना कितना, तो वही तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना। यहाँ पे एरिया का चेंज होना है, एरियल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का वहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ में आए क्या, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। एरिया वेलोसिटी के बारे में केप्लर्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, लॉज ऑफ
पीरियड। किसके बारे में? टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लॉज ऑफ पीरियड। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में समझने के लिए देखिए लॉज ऑफ पीरियड, इसमें इसने क्या कहा था? सपोज मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे आर, ये सन यहाँ पे फोकस है। इसमें क्या बताया था? ठीक है, ये लॉ क्या बता रहा था कि एनी प्लैनेट है ना, इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग था। लॉ ऑफ पीरियड क्या था? एनी प्लैनेट या पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट, कहाँ से? विथ रिस्पेक्ट टू सन। पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू सन अकॉर्डिंग टू, लिखा रहा हूं मैं, लिखिए, अकॉर्डिंग टू इट एनी प्लैनेट, इसके लिखे एनी प्लैनेट, ये किसी भी प्लैनेट के लिए हो सकता है, इसको अंडरलाइन कीजिए, एनी प्लैनेट which is connect with sun with a distance r, किसका? with a distance r क्या कर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट एनी प्लैनेट विच इज कनेक्टेड विथ अ सन विथ अ डिस्टेंस कितना? r, इज क्या होता है? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए क्या है इसका? सेमी, ए क्या है मेरा इसका? सेमी मेजर एक्सिस। ए क्या है? स्क्वायर ऑफ 3, क्या होता है? क्यूब ऑफ ए सेमी मेजर एक्सिस। समझ में? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है। तो आपको लॉज ऑफ पीरियड में क्या करना है? अकॉर्डिंग टू इट एनी प्लैनेट, एनी प्लैनेट मतलब कोई सा भी प्लैनेट, सारे प्लैनेट के लिए क्या होता है? ये रिलेशन सेटिस्फाइड होता है। एनी प्लैनेट विच इज कनेक्ट विथ अ सन विथ अ डिस्टेंस r इज क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख लीजिएगा, ठीक है, इज स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। समझ में आया क्या? तो ये आप यहां से, ठीक है, और यहाँ पे एनी प्लैनेट को यहाँ कंसिडर करना। एनी प्लैनेट मतलब इस किसी भी प्लैनेट के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये किसके लिए हम लिख रहे हैं? जनरलाइज करें इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, मर्क्यूरी और प्लूटो को अगर हम इन दोनों को छोड़ देते हैं तो सारे के सारे प्लैनेट हम लोग को क्या ऑलमोस्ट क्या मानते हैं? सर्कुलर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इफ वी कंसिडर सर्कुलर ऑर्बिट फॉर अर्थ। किसके लिए? अगर अर्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर जो ए है, ये और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा? ये रेडियस के बराबर। तो देन
देन जो टी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जो टी स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। आर इज द रेडियस ऑफ द, यहाँ पे लिखिए आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, समझ में। अगेन ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमने अर्थ के लिए सर्कुलर माना, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मर्क्यूरी और प्लूटो, उन दोनों को छोड़ के हम सर्कुलर ऑर्बिट ऑलमोस्ट सबके लिए मान सकते हैं। चाहे मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे और भी कुछ हो, सबके लिए हम क्या मान सकते हैं, ये हम लोग सर्कुलर मान सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या लिखना है, मर्क्यूरी और प्लूटो उसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो ये जो 3 इम्पेरिकल लॉ है, लॉज ऑफ केपलर्स के 3 इम्पेरिकल लॉ, ये हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद इनके लॉ, इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इनके लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन ने एक नया लॉ निकाला इनके हेल्प से, अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ न्यूटन्स केपलर्स लॉ। ठीक है, न्यूटन ने एक नया लॉ निकाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हम लोग F=G(m1m2/r²) पढ़ते हैं। समझ में आए क्या? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट। हेडिंग लगाइए सैटेलाइट। ठीक है, देखिए सैटेलाइट के बारे में देखिए, प्लैनेट और सैटेलाइट। प्लैनेट के बारे में क्या बताया था हमने कि प्लैनेट क्या होता है, सन के अराउंड किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो क्या होता है, उसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है। ठीक है ना। और जो सैटेलाइट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक क्या होता है आर्टिफिशियल होता है, और एक क्या होता है ये नेचुरल होता है ना। तो ये क्या होता है, ये प्लैनेट के अलोंग क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है। समझ में आया क्या? ठीक है, मैंने प्लैनेट क्या होता है, सन के अबाउट ये क्या होता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, और जो सैटेलाइट होता है वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के अबाउट क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब ये इसका पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है ना। ठीक है, इसका मेन पर्पस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, क्या इसका मेन पर्पस है, जैसे कि मान लीजिए हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। ठीक है ना, इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सा है, मून। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है। लेकिन इसके जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो सबसे पहला सैटेलाइट था वो क्या था, आर्यभट्ट था 1975 में। ठीक है, उसको जो लॉन्च किया था अर्थ के ऑर्बिट में, जिसको स्टेबल किया था। ठीक है, उसका पर्पस था कि एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में और नॉलेज होना। ठीक है ना, कि कैसा मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोफिजिक्स, कुल मिला के मैं बात बोल रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बारे में नॉलेज के लिए हम लोग आर्यभट्ट को भेजा था। कब? सबसे पहला सैटेलाइट था वो, जो क्या था, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था 1975 में। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट आए। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है, रिसेंटली GSAT 30। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मीन्स कि जो हम लोग टेलीफोन या टीवी, ठीक है, जो कम्युनिकेशन पर्पस में जो ब्रॉडकास्टिंग वाले होते हैं जितने भी सैटेलाइट है ना, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया था। ठीक है, इसका जो इसको जो हम लोग लॉन्च किए थे, कहाँ पे किए थे, ये भी अर्थ के ऑर्बिट में किए थे। और इसका जो सरफेस से जो डिस्टेंस था वो अप्रॉक्स 84 के आसपास है। ठीक है, यानी अप्रॉक्सीमेट 36,000 किलोमीटर के अराउंड हमने इसके स्टैब्लिश किया था। ठीक है,
और ये जो भी जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं इसको हम लोग कहाँ पे मतलब क्या इंस्टॉल करते हैं, इक्वेटर के प्लेन में, समझ रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये अपना अर्थ है ना, हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो इस सैटेलाइट को यहाँ पे कहीं, है ना, यहाँ पे कहीं इंस्टॉल करते हैं, यानी इनके प्लेन में। और ठीक है, और इसका टाइम पीरियड दोनों का टाइम पीरियड क्या लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका और इसका दोनों का टाइम पीरियड मिसमैच हो जाएगा तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये कम्युनिकेशन का जो बेसिक जो सैटेलाइट, इसको हम लोग बेसिक सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं, उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये वही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही ये मतलब टाइप्स है। ये कौन है, GSAT-30, समझ में आया क्या, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे जियो सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है तो सैटेलाइट क्या होता है, क्या प्लैनेट का अपना खुद का होता है। ये क्या होता है कि अब प्लैनेट के चारों तरफ ये रिवॉल्व करता है, समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं, सैटेलाइट के बारे में। देखिए सैटेलाइट is a natural or artificial body which is revolve या तो ये लिखें which describe the orbit of a planet, and it revolve around the planet by gravitation force of interaction, समझ में आएगा क्या। बेसिकली सैटेलाइट क्या होता है, इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडी होता है विच डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट एंड इट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, समझ में आ गया क्या, ठीक है। जैसे अपना अर्थ का जो नेचुरल है, ठीक है, जो नेचुरल सैटेलाइट है क्या है, अपना मून है, ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिखते हैं अर्थ हैज अ नेचुरल सैटेलाइट, इज क्या है ये, मून, ठीक है, एंड हैज़ मतलब इसका कितना, एक है, ओनली एक है, कौन सा ये, मून है, एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, आर्यभट्ट
आर्यभट्ट, ठीक है, इनसेट 1A, ठीक है। रिसेंटली क्या है मेरा जी सेट 30, है ना। ये रिसेंटली जनवरी में 2020 जनवरी में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे इस तरीक़ा से बहुत सारे सैटेलाइट है, ठीक है, जैसे इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। इसमें और जो मैं आपको और लिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए जो अर्थ है इसका ओनली ऑन नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सा ये मून है, ठीक है। लेकिन जो एक जुपिटर है ना, जुपिटर का ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। इसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं। कितने? जुपिटर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, मैक्सिमम नंबर नेचुरल सैटेलाइट कितना है इसके? 12। कितने इसके? 12, सबसे ज़्यादा इसके पास है, ठीक है। ये अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, ठीक है ना। समझ में आया क्या? चलिए अब हेडिंग लगाइए, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। चलिए देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं इसमें और कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया, ये सन है, इसके अबाउट सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना। मान लीजिए सन के अलावा ये क्या है, मेरा अर्थ है, तो इसके अबाउट जो दूसरा जो बॉडी रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। तो देखिए सन और अर्थ का जो सिस्टम है वही प्लैनेट, जो अर्थ और मून का वही सेम इस टाइप का ही आपको दिख रहा है, ठीक है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, और जो मेरा मून है वो अर्थ के अराउंड ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जो केपलर्स लॉ लगाते हैं हम लोग सोलर सिस्टम में, जो केपलर्स लॉ जो लगाते हैं, वो केपलर्स लॉ हम सैटेलाइट के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, है ना। तो जो अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे सैटेलाइट के लिए भी सेम है, जो हम लोग यहाँ प्लैनेट के लिए पढ़ेंगे वो सैटेलाइट के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों में देखिए, दोनों में जो बेसिक फंडा है सेम है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, सन के चारों तरफ अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब यहाँ अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, उसको हम लोग क्या एज ए प्लैनेट की तरह ही कंसीडर करेंगे। जो सैटेलाइट को कैसे कंसीडर करें, एज ए प्लैनेट की तरह, जैसे हम लोग प्लैनेट की तरह सॉल्व करते थे ना। अगर प्लैनेट को सैटेलाइट में हम लोग उसको वहाँ से हम लोग क्या कर दें, इसको स्वैप कर दें, यानी इसको उसके जगह रिप्लेस कर दें, तो भी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म वही है, कॉन्सेप्ट वही है। समझ में आएंगे क्या? अर्थ क्या होता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और जो मेरा सैटेलाइट होता है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो किसी प्लैनेट के अबाउट करता है। समझ में आया क्या? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग केपलर्स लॉ लगा सकते हैं, है ना। केपलर्स लॉ सैटेलाइट के लिए भी क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी और सैटेलाइट, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन कीजिए, है ना। अब आप लोग का 1 से 2 लेक्चर में ये कंप्लीट होने वाला है, ये लास्ट ही सेक्शन है, ठीक है। ये आई थिंक कल मोस्टली ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में 15 तक में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो आप लोग मुझे, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर सेंड कीजिए। अगर आप लोग के पास SC वर्मा है तो SC वर्मा से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और या कोई MCQ वाले बुक है या प्रीवियस ईयर का बुक है तो उससे आप लोग क्वेश्चन कीजिए। चलिए, थैंक यू।